जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट के बारे में। और आप यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को समझने के लिए। आपको बस क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को समझना है और जैसे मैं आपको बताऊंगा उस हिसाब से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हर एक कैंडिडेट, चाहे जिसकी रीडिंग स्किल्स कैसी भी हो, चाहे वो किस लेवल पे हो, हर कैंडिडेट इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे सेट किए जाते हैं ताकि हर एक कैंडिडेट को लगे कि ये बहुत ही इजी हैं। और कैंडिडेट इसको जो है अटेम्प्ट करने के बाद हमेशा कॉन्फिडेंस में ही रहता है कि उनने जो अटेम्प्ट किया है वो एकदम एक्यूरेट है और वो एकदम सही है। लेकिन जब वो आंसर की से इसको मैच करते हैं और एक जो सही ऑप्शंस को वो देखते हैं, तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि हाँ, इस सेंटेंस के हिसाब से ये ऑप्शन ठीक रहेगा और बाद में उनको अपनी गलती का पछतावा होता है। आपको ये पछतावा ना हो, इस वजह से हमने इस वीडियो को प्लान इस तरीके से किया है कि इसमें हम समझेंगे कि कैसे हमको अप्रोच करना है एग्जाम के टाइम में। क्यों? क्योंकि अभी आप इन प्रश्नों को अपने घर पे हल करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही आसान है। लेकिन जब सेम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा तो उस समय आपको ये भारी भरकम लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास प्रेशर नहीं है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे तो आपके दिमाग में तमाम बातें चल रही होंगी और आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा, टाइम का भी प्रेशर होगा और आप बहुत सी चीजें सोच रहे होंगे कि नहीं हुआ तो क्या होगा, गलत हो जाएगा तो क्या होगा। मतलब आप एक बहुत कह सकते हैं बड़े प्रेशर से गुजर रहे होंगे। इसलिए उस समय कैसे इस प्रेशर को कंट्रोल करें और उस प्रेशर के दौरान अपनी एक्यूरेसी को कैसे ठीक करें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और तकरीबन कोई कितना भी अच्छा रीडर हो, कोई कितना भी अच्छा कैंडिडेट हो, तकरीबन एक आध सवाल तो उसके गलत हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप पाएंगे कि आप इस टॉपिक से पूछे जाने वाले 10 प्रश्नों में 10 प्रश्न कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप पिछली कुछ वीडियोस के बाद ये देख भी चुके होंगे कि हर एक टॉपिक को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको एक जानकारी देता हूँ। कभी डूज़ और डोंट्स के रूप में, कभी कुछ आपको टेक्निक बताता हूँ। तो हाँ, बिल्कुल आप फ़ैमिलियर हो चुके होंगे कि ये बंदा पहले अपना इंट्रोडक्शन देगा, उसके बाद से कुछ हमको बात बताएगा, फिर ये क्वेश्चन पे ले जाते हैं। ठीक है? उसी प्रकार से इस वीडियो में भी मैंने कुछ हैक और कुछ टेक्निक को क्या करते हैं, पीपीटी पे लिखा हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन करना करने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उस समय हमको कैसे अप्रोच करना है और वो सारी चीजें मैंने इसमें लिखी हुई हैं। जैसे पहले मैंने लिखा हुआ है, कीप माइंड क्लटर फ्री। कीप माइंड क्लटर फ्री का क्या मतलब हुआ कि जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बात किया कि आप उस समय बहुत सी चीजें सोच रहे होते हैं, आपके दिमाग में काफी चीजें हो रही होती हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक पेपर है, सीडीएस का ही पेपर है। अब मैं इसको खोला हूँ और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और क्लोज टेस्ट को तो पहली बार में सॉल्व करता नहीं है वो, आधा एग्जाम बीतने के बाद या कोई लास्ट में कोई मिडिल में ही अटेम्प्ट करते हैं। हालांकि हम बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए जब आपका एग्जाम काफी पास आएगा। लेकिन अभी समझिए कि क्लोज टेस्ट जब एक कैंडिडेट सॉल्व करता है तो उससे पहले वो तमाम क्वेश्चंस को देख चुका होता है और उसके बैक ऑफ द माइंड में ये होता है कि अच्छा, उस वाले टॉपिक पे अभी मेरे क्वेश्चंस फंसे हैं क्योंकि उसके क्वेश्चन बने नहीं हैं। हालांकि मैं भाग रहा हूँ आगे क्योंकि हर इंसान जो है 120 क्वेश्चन में मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है? तो उसके दिमाग में कई सारी चीजें होती हैं और जब ऐसे सिचुएशन में वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाता है तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा आसान भी लगता है और उसको अपने अटेम्प्ट भी बढ़ाने हैं। इस चक्कर में वो गलत सही मारता चला जाता है। इसलिए जब भी आप क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करने जाएं, एटलीस्ट 10 मिनट आप डिवोट कर लें कि भैया अगले 10 मिनट तक मैं कुछ भी और नहीं सोचूंगा। एक गहरी सांस लें, 10 मिनट तक मैं क्लोज टेस्ट को दूंगा क्योंकि 10 क्वेश्चन मेरे यहाँ से बनने हैं। ठीक है, 5-6 मिनट कर लेंगे वो अलग बात है, लेकिन 10 मिनट डिवोट करके जाइए कि अगले 10 मिनट तक मेरे दिमाग में, मेरे जहन में सिर्फ क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन घूमेंगे, ना मैं किसी और चीज के बारे में सोचूंगा। ठीक है? ऐसा आप जब कर लेंगे तो आपका एक अजीब सेंस ऑफ डेवलप
होगा जो आपको क्लोज टेस्ट और आपके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट कर देगा और आप अपने दिमाग का 100% यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। अगला है रीड थारोली विदाउट ऑप्शंस। विदाउट ऑप्शंस का क्या मतलब हो गया? रीड थारोली करना है, यानी कि जैसे आपने क्लोज टेस्ट का पहला पूरा आपको मिलता है, एक क्वेश्चन रहेगा, फिर ऑप्शंस, फिर क्वेश्चन, ऑप्शंस, आगे हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या करना है कि पहले क्या कर बच्चे, कुछ लोग टीचर बताते हैं कि आप कोई ऑप्शन रख के पढ़ लो। बच्चे पहला क्वेश्चन ही पढ़ा, उसके बाद ही वो ऑप्शन सेट करने लगते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। आपको ऐसा नहीं करना है। आप शुरू से लास्ट तक बिना ऑप्शंस के क्वेश्चंस पूरा पढ़ डालिए। 1 से लेके 10 तक पूरा आपको पढ़ लेना है। कोई दिमाग नहीं लगाना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। ठीक है? आपको पूरा जो है बिना ऑप्शंस के पढ़ लेना है, एकदम ब्लैंक। जो ब्लैंक है छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि आप जो है उसका जिस्ट समझ लेंगे। जिस्ट का मतलब समझते हैं? जिस्ट का मतलब होता है सार। यानी कि वो पूरा जो पैसेज दिया हुआ है, पूरा जो क्लोज टेस्ट है, वो किसके बारे में है, उसमें क्या बात की जा रही है, मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूरा माजरा चल रहा है उसमें। ठीक है? अच्छा, फर्स्ट क्लिक इज द बेस्ट क्लिक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैंने लिखी हुई है, फर्स्ट क्लिक इज द बेस्ट क्लिक। इसका क्या मतलब है कि आप जब बिना ऑप्शंस के भी पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में भी कुछ आएगा। और जब आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें पहला ऑप्शन जो आपके दिमाग में क्लिक होगा, और याद रखिएगा जो पहला ऑप्शन आपके दिमाग में क्लिक होता है ना, ये ऐसा माना जाता है कि मोर देन 80% चांसेस होते हैं कि वो आपका सही हो जाता है। इसलिए क्योंकि वो जो क्लिक करता है वो कहीं ना कहीं आपने पहले पढ़ा हुआ होता है, इसीलिए वो आपको क्लिक करता है। जैसे आप गूगल पे कुछ भी टाइप करते हैं ना, तो अगर कोई चीज उससे रिलेटेड भी आपने बहुत पहले भी टाइप की हो ना, तो वो सजेशंस में देने लगता है कि हाँ यहाँ ये क्या ही आप ये तो सर्च नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए फर्स्ट क्लिक इज द बेस्ट क्लिक। ठीक है? तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा-सा, जो आपका ऑप्शन आया है, उसको कहीं मार्क कर लें, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि वो सही होगा। ठीक है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप वही मार्क कर दें, लेकिन हाँ, उस पे थोड़ा फोकस करें और उसको चेक करें कि क्या इसकी संभावना कितनी है। बाकी ऑप्शंस पे भी आपको ध्यान देना है, लेकिन फर्स्ट क्लिक इज द बेस्ट क्लिक। द मोर यू थिंक द मोर यू कंफ्यूज। इसका क्या मतलब है कि आप जितना ज्यादा समय देंगे, अगर एक टाइम लिमिट से ज्यादा समय आपने दिया, तो आप ओवर थिंक करने लगेंगे। और जब ओवर थिंक इंसान करता है, तो उसमें क्वेश्चंस के गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है ना? द मोर यू थिंक द मोर यू विल कंफ्यूज। ठीक है? अब क्वेश्चंस को समझते हैं, कैसे हम उनको अटेम्प्ट करते हैं। जैसे अब आपके सामने 10 क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपने पेपर खोल लिया है, एक गहरी सांस लेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि अगले 5-7 मिनट 10 मिनट आप बस क्लोज टेस्ट के बारे में ही समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि बिना ऑप्शंस के इनको पढ़ लेना है। ठीक है? तो अब हम लोग बिना ऑप्शंस के जो ब्लैंक है उसके साथ ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे it is increasingly that learning levels may within many countries are highly unequal. This be happening because of institutional features of school system such as early streaming, regional diversity, expenditure, or political engagement. Access to education and non-equitable access to different type of providers among the developed countries with more equal learning outcomes have better average learning outcomes. The appropriate interventions in education sector may have positive effects on both equality and quality of education. Economic inequality is associated with the distribution skills among adults. The direction of graduation is unclear. Arguably, society will ever reach total equality in the learning outcome of every individual in learning outcome may depend on individual ability and motivation, as well as type of background one comes from, the types of resources one has access to। ठीक? अब आपने ये पूरा पढ़ लिया। अब कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें समझ में आ गई कि इसमें बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जो है, उसमें जो आपका लर्निंग का लेवल है, वो काफी डिफर करता है। कहीं पे लर्निंग लेवल बहुत ज्यादा होता है, कहीं पे लर्निंग लेवल कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ कंट्रीज में जो है एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, कुछ कंट्रीज में एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर जो होता है वो कम होता है। यानी कि अब इसमें बताया गया है कि लर्निंग लेवल, इसका जो है जिस्ट, जो हमने अब आपसे बात किया था, इसका जो जिस्ट है वो है कि लर्निंग लेवल पे बात किया गया है इसमें।
ठीक है? और ये बताया गया है कि इसमें जो डिफरेंसेस हैं हर कंट्री के एक्सपेंडिचर में और एक्सपेंडिचर में डिफरेंसेस के कारण उनमें क्या कौन सी स्किल्स डेवलप हो रही हैं, क्या उनको एक एडवांटेज मिल रहा है, एक एज मिल रहा है और लर्निंग लेवल्स में डिफरेंसेस क्यों क्रिएट हो रही हैं, इसके बारे में हमको इस पैसेज इस पूरे क्लोज टेस्ट में बात किया गया है। ठीक? इतना समझ में आ गया और यकीन मानिए जब आप इतना जिस्ट उसका समझ लेते हैं, तो आप खटाक से इन क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। इट इज इंक्रीजिंगली, इट इज इंक्रीजिंगली, ठीक है, इट के साथ इज लगा हुआ है, इंक्रीजिंगली। अब आपके पास चार ऑप्शंस हैं, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइजिंग, बीन रिकॉग्नाइज्ड। इट इज रिकॉग्नाइज, इट इज इंक्रीजिंगली, बीन रिकॉग्नाइज्ड का कोई ऑप्शन नहीं बनता है। इट इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज, इसका भी कोई ऑप्शन नहीं बनता है क्योंकि इट इज पहले लिखा गया है और यहां पे रिकॉग्नाइज का कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, बचा क्या, रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉग्नाइजिंग। ठीक है, दो ऑप्शंस आपके बचे, इस पे हमको बात करनी है। इट इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग दैट लर्निंग लेवल विथ मेनी कंट्रीज आर हाईली अनइक्वल। ये अभी किया नहीं जा रहा है, ये पहले से किया जा चुका है। तब हमको पता चला है कि मेनी कंट्रीज आर हाईली इक्विलेबल, आर हाईली अनइक्वल। ठीक है, और ये पहले से किया जा चुका है, इट इज इंक्रीजिंगली। तो यहां से ये कौन से टेंस में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, ये पहले किया जा चुका है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन रिकॉग्नाइज ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, इट इज हाई, इट इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, ऐसे आपको पहला ऑप्शन ठीक कर लेना है। ठीक, दिस बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फीचर ऑफ स्कूल सिस्टम। ठीक है ना, और ये दिस बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फीचर ऑफ स्कूल सिस्टम, यानी कि अब इस पे संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि इसके पहले जो बात किया गया था, ऐसा देखा गया है कि हर कंट्रीज में जो लर्निंग लेवल में डिफरेंसेज हैं वो इंक्रीजिंगली जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आर्ट टू हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है। शुड होना चाहिए, ये भी कुछ नहीं है। मस्ट, मस्ट आ गया और मे आ गया, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे कि वो दोनों नहीं हो सकते। बचा है मस्ट और मे। तो मस्ट वहां लगता है कि जहां पे एक आप ऑर्डर देते हैं या एक वहां पे आप कह सकते हैं कि वो चीजें इनविटेबल होती हैं, वहां पे हम मस्ट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको कोई क्लैरिटी 100% नहीं है, हम बस एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, दिस मे बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ स्कूल सिस्टम, इसलिए ये हो रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मे सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये पूरा ब्लैंक है। एक्सपेंडिचर आर पॉलिटिकल इंगेजमेंट, इसको पहले से ही समझना पड़ेगा क्योंकि इसका सेंटेंस पहले ही है। दिस may be happening because of institutional feature of a school system such as early streaming, regional diversity on expenditure or regional diversity। ठीक है ना, और रीजनल डाइवर्सिटी किसमें, इन ऑन एक्सपेंडिचर नहीं, ये तो नहीं, गलत हो जाएगा। रीजनल डाइवर्सिटी विथ एक्सपेंडिचर नहीं, रीजनल डाइवर्सिटी फॉर रीजनल डाइवर्सिटी फॉर एक्सपेंडिचर ये भी नहीं। डाइवर्सिटी किसमें, डाइवर्सिटी इन। ठीक है ना, ये तो फिक्स प्रीपोजिशन भी है, डाइवर्सिटी इन, तो क्या सही हो जाएगा, डाइवर्सिटी इन। ठीक है, तो इसमें इन ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर आर पॉलिटिकल इंगेजमेंट, ब्लैंक है। एक्सेस टू एजुकेशन एंड नॉन इक्विटेबल एक्सेस। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें लिखा हुआ है पॉलिटिकल इंगेजमेंट, ब्लैंक है। अब यहाँ पे देखिए इनइक्वल, इनइक्वालिटी, इक्वल एक्सेस टू एज। अब देखिए, अब ये थोड़ा सा निगेटिव में चल रहा है क्योंकि डिफरेंसेस की बात की जा रही है। अब यही मैंने कहा कि आपको पहले जिस्ट क्यों समझना है, क्योंकि आप देखिए इसमें पहले ही बात किया गया है कि जो आपका लर्निंग लेवल में क्या है, डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस होगी कब, जब दोनों के बीच में इनइक्वालिटी होगी, यानी कि दोनों समान नहीं होंगे। और लेकिन यहाँ पे इक्वल की बात हो सकती है क्या, नहीं, ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ जो है बाबू इक्वल एक्सेस तो नहीं होगा। इक्वल एक्सेस होता तो बात दूसरी थी, तब वहां डिफरेंसेस के चांसेस बहुत कम हो गए। लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं है। इनइक्वालिटी और अनइक्वल की बात की, इनइक्वालिटी एक्सेस टू, इनइक्वालिटी दूसरी चीज होती है, क्या समझ पा रहे हैं, इनइक्वालिटी दूसरा चीज होता है। इसका ये मतलब ना समझिए कि दोनों असमान है। इनइक्वालिटी का मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होता है।
ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी, ठीक है, वो दूसरी चीज है। इनइक्वल नहीं, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, क्या होगा यहाँ पे, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। अनइक्वल एक्सेस जो है एजुकेशन में, उसके वजह से ये चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अनइक्वल ठीक हो जाएगा। एंड नॉन इक्विटेबल एक्सेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर, ठीक है ना, ये खत्म यहां से। अगला सेंटेंस, अगले से एमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, अब यहाँ पे दीज दोज दैट सम है। एमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, सम तो होगा नहीं, सम विथ मोर इक्वल लर्निंग आउटकम्स, नहीं, ये सम नहीं हो सकता। दैट तो होगा नहीं। अब बचा दो ऑप्शन आपके पास, दीज होगा कि दोज होगा। एमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, दोज विथ मोर इक्वल लर्निंग आउटकम्स, यानी कि जिनके पास मोर इक्वल आउटकम लर्निंग है, तो यानी कि आप समझिए दीज उनके उनके लिए लगाते हैं, जो जब हम वो चीज बोलते हैं, यानी कि जब स्पीकर बोलता है, अगर वो चीज उसके पास में है तो वो दीज होगी, और दूर वाली चीज के लिए दोज लगाते हैं। तो उस समय तो बात की जा रही है कि ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज जिन, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बात किया जा रहा है, वो उस समय तो है नहीं, यानी कि वो दूर की बारे वस्तु दूर की कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में तो हम क्या लगाएंगे, दोज। दोज विथ मोर इक्वल लर्निंग आउटकम्स हैव बेटर एवरेज लर्निंग आउटकम्स, यानी कि दोज विथ मोर इक्वल लर्निंग आउटकम्स हैव आल्सो एवरेज लर्निंग आउटकम्स। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझेंगे बॉस, कि जिन, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज में से बात करें, कि कुछ कंट्रीज, जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें से कुछ कंट्रीज जो हैं, उनके में अगर इक्वल लर्निंग आउटकम्स हैं, तो उनमें बेटर एवरेज लर्निंग आउटकम्स भी हैं। यानी कि आप देखेंगे दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। तो कनेक्शन कैसे दिखाएंगे, कंट्रीज विथ, टू, फॉर, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर देखें जाए, विथ मोर इक्वल लर्निंग आउटकम्स आल्सो हैव बेटर एवरेज लर्निंग आउटकम्स, तो यहाँ पे क्या ठीक हो जाएगा, आल्सो, यानी कि ये सेंट आल्सो जो है दोनों को एक कनेक्ट कर रहा है और उसकी मीनिंग को पूरा भी कर रहा है, ठीक है ना। अब बाकी आप टू लगाएं, विथ मोर इक्वल लर्निंग आउटकम्स टू हैव बेटर एवरेज लर्निंग आउटकम्स, ये बात नहीं ठीक हो पा रही है। और अगर फॉर लगाएंगे तो उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। चलिए 117 अगला क्वेश्चन जो है, यहां से ये पूरा सेंटेंस आपका यहाँ पे कामा के बाद हो गया। अब अगला ब्लैंक है, दैट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस इन एजुकेशन सेक्टर मे हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बोथ इक्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो यहां से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, दोज with more equal learning outcomes also have better average learning outcomes, ठीक है। और यहाँ पे आपको suggested, suggesting, have suggested, suggest that appropriate interventions in the education sector may have positive effect on both quality and quality and equality of the education, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये कॉमा है और यहाँ से इन सेंटेंस को जोड़ना भी है, ठीक है। यहाँ पे सजेस्ट दैट तो नहीं होगा, सजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। सजेस्टिंग, अब यहाँ पे हैव सजेस्टेड भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखें कि इसके हिसाब से ये ठीक नहीं बैठ रहा है। सजेस्टिंग एक बार को सोचा जा सकता है, लेकिन ये कहा पहले ही, ये सजेस्ट किया जा चुका है, सजेस्टिंग ये कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी सजेस्टेड दैट in the education sector may have positive effect on both equality and quality of education। यहां पे देखेंगे आप कि may have, यानी कि वो पहले सजेस्ट किया जा चुका है, तब हम बात करें कि ऐसा हो सकता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सजेस्टेड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सजेस्टेड, ठीक है ना, कि suggested that appropriate intervention in the education sector may have positive effect on both equality and quality of education, ठीक है। चलिए, economic inequality is associated with the distribution of blank skills among adults, the direction, although the direction of graduation is unclear, ठीक है ना। Economic inequality is associated with the distribution of number skill, ठीक है। आपने ऐसा डायरेक्ट कैसे कर दिया,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलकुलेशन स्किल्स कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन स्किल्स नहीं कुछ होता है। कैलकुलेशन ऑलरेडी एक स्किल होता है, कैलकुलेशन स्किल नहीं होती है, ठीक है। प्रोफिस प्रोफियंसी स्किल्स ये भी नहीं है। प्रोफियंसी जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। न्यूमेरेसी स्किल्स, न्यूमेरेसी ये भी आपका नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, नंबर स्किल होगा, क्योंकि न्यूमेरेसी स्किल्स क्या होती है, नंबर स्किल्स होता है, ठीक है। क्या होता है, नंबर स्किल, न्यूमेरेसी स्किल नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, आर्ग्यूएबली ब्लैंक society will ever reach total equality in the learning outcome of every individual। अब ये जो क्वेश्चन है, आप जब 2025 का सेकंड पेपर का जो आप एक्सप्लेनेशंस देखेंगे, आंसर की देखेंगे यूट्यूब पे, तो मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत किया हुआ है। अब पता नहीं क्या सोच के वो जो है एनी को टिक करते हैं। वो उन्होंने बता रखा है कि इसमें एनी ठीक होगा। कैसे ठीक होगा भाई, आर्ग्यूएबली, ऐसा आर्ग्यू किया जाता है, आर्ग्यू करने पर no society will ever reach the total equality in the learning outcomes of every individual, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्या है कि नो, अब मैं यहाँ पे अगर वो टिक करूं कि arguably no society will ever reach total equality in the learning outcomes of every individual। क्यों, ऐसा क्यों किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा आर्ग्यू किया जा रहा है कि अब यहाँ पे अगर हम मान के चलें एक बार एनी सोसाइटी को भी करें, एनी सोसाइटी विल रीच टोटल इक्वालिटी इन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। यहाँ पे एनी का क्या सेंस है, जबकि हम आर्ग्यू कर रहे हैं, तो यानी कि हमारा जो सेंटेंस होना चाहिए वो एक निगेशन में होना चाहिए। वो वहां पे क्या चीजें होनी चाहिए, वो एक नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा नो। वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि कोई भी सोसाइटी जो है, टोटल इक्वालिटी उसके लर्निंग आउटकम, एवरी इंडिविजुअल के लर्निंग आउटकम में टोटल इक्वालिटी नहीं हो सकती है। टोटल नहीं हो सकता है, क्योंकि 100% तो कोई चीज हुई होती ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या ठीक होगा कि arguably no society will ever reach total equality in the learning outcome of every individual। यहाँ पे नो ठीक होगा, और एनी का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो एक निगेशन दिखा रहा है, वो एक नेगेटिव सेंटेंस बताएगा कि देखिए भाई, हम कितना भी कुछ कर लें, कोई सोसाइटी उसमें का हर एक इंडिविजुअल का जो लर्निंग आउटकम है उसमें 100% या टोटल इक्वालिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए, ये यहां तक ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ ब्लैंक है, इन लर्निंग आउटकम में डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी and motivation as well as the type of background one comes from and the types of resources one has access to, ठीक है। यानी कि कह रहे हैं कि देखिए बाब, कि इसमें जो है कि जो डिफरेंस होगा वो लर्निंग आउटकम में, वो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल एबिलिटी क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, और साथ ही साथ उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और किन किन रिसोर्सेस को उसके पास एक्सेस है, ठीक है। कैसे डिफरेंसेस हम बता सकते हैं, डिफरेंसेस तभी बता सकते हैं जब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस इस पे भी डिपेंड करेंगे ना आउटकम के, कि हमारा इंडिविजुअल एबिलिटी क्या है, हम कितने मोटिवेटेड हैं। हम सीरियस का एग्जाम ही है, तो इसमें भी देखेंगे कि कई डिफरेंसेस होंगे। कुछ का मोटिवेशन बहुत तगड़ा होगा, कुछ की इंडिविजुअल एबिलिटी बहुत तगड़ी होगी, कुछ का जो है फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा होगा, कुछ का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत क्या बोलते हैं कि उसको इंडिग्नेंट फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जिनके पास बहुत ही बेयर मिनिमम रिसोर्सेज हैं, और कुछ के पास रिसोर्सेज की भरमार है। उनको एक बार कोई दिक्कत होती है तो उनकी फैमिली मेंबर 10 ला के देती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस होगा। पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। डिफरेंट इन लर्निंग आउटकम्स में डिपेंड ऑन, डिफरेंट तो होगा नहीं, क्योंकि डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे हमको चाहिए डिफरेंस की बात की जा रही। डिफरेंशिएटेड इन लर्निंग आउटकम्स नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, और इस क्वेश्चन पे भी आधे ने आंसर गलत किए हुए हैं अपने आंसर की में, और कुछ ने सही भी किया हुआ है। इस पे भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ है, और विवाद से एक वर्ड याद आ रहा है कि MUMOOT, ठीक है। इस वर्ड का आप हमको मतलब बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे दो ऑप्शंस बच रहे हैं, डिफरेंस और डिफरेंसेस, ठीक है। डिफरेंस और डिफरेंसेस, कुछ ने कहा डिफरेंस सही है, कुछ ने कहा डिफरेंसेस सही, दोनों समझते हैं। अब देखिए बाबू, ये जो आपका इंडिविजुअल तक स्टेटमेंट खत्म हो गया है, यहां से एक नया पैराग्राफ शुरू है।
ठीक। तो यहाँ क्या हो सकता है कि डिफरेंसेस इन लर्निंग आउटकम में डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी एंड मोटिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस की बात की गई है क्योंकि हम बहुत डिफरेंसेस देख चुके हैं। कहीं पे एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है, कहीं पे कुछ एबिलिटी में, कुछ जो है इस रिसोर्सेज के बारे में सारी क्या बोलते हैं कि डिफरेंसेस की बात किया जा रहा है कि उनके जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनमें डिफरेंस कई तरह के हो सकते हैं। और इस पूरे पैसेज को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उन सबको जो है एसिमिलेट किया गया है इस पूरे क्लोज टेस्ट में। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंसेस इन लर्निंग एबिलिटी। और वैसे भी ये स्टार्टिंग में आ रहा है और इतना पढ़ने के बाद हम लोग समझ सकते हैं कि ये जितना भी आपको किया गया है उसमें कई सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस इन लर्निंग आउटकम्स, डिफरेंसेस इन लर्निंग आउटकम्स में डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी एंड मोटिवेशन। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि डिफरेंस इन लर्निंग, यहाँ पे डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ पे आउटकम्स है, इसलिए वो कह रहे थे कि इसको डिफरेंस करो। नहीं, ये ठीक नहीं है, डिफरेंसेस होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किया गया है कि डिफरेंसेस इन लर्निंग आउटकम में डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी एंड मोटिवेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं और हमने देखा कि आपको कैसे अप्रोच करनी चाहिए। पहले आपको पूरा पढ़ लेना है बिना ऑप्शंस के, उसके बाद से अपना दिमाग लगाना है। मैंने आपका क्लोज टेस्ट करा दिया है, मैंने आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच करा दिया है, फॉरेन वर्ड्स को करा दिया है, वोकैब कैसे तैयार करना है इसके बारे में बात कर दी है, इंग्लिश को लेके आपका जितने भी डाउट रहते हैं उसको भी करा दिया है, और एफकेट की हालांकि वो तो दूसरा वो हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप एसएसबी कैसे आप जाएंगे, इसमें वीडियो में मैंने आपको बताया कि जिस गेट से आप इंटर करेंगे और किस कैसे गेट से एंट्री तक और गेट से एग्जिट के बाद तक का सारा प्रोसेस इसमें बताया है। वो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। सबको ये पता है इस दिन ये होगा, ये कैसे होगा, कौन सा आदमी आपको बुला के ले जाएगा, किस हॉल में आपको ले जाना है, सब मैंने बता रखा है। और मैथ के बारे में भी मैंने बात किया हुआ है कि आप कैसे जो है सीडीएस के मैथमेटिक्स में 65 नंबर से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और मैं कुछ अपनी अपकमिंग वीडियोस भी लाऊंगा, और इसमें मैं इंग्लिश को एकदम थ्रेडवेयर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। S1 X6 पैराजंबल्स, PQRS, सेंटेंस को रिलेशन, इस पे भी वीडियोस आनी बाकी हैं, बस आप बने रहिए हमारे साथ। इफ यू आर वॉचिंग टिल नाउ, then I respect your patience, because I think you are very dedicated, motivated, and you are on the right track because you are assimilating concepts that are going to help you in the examination. So thank you so much for watching this video. Stay tuned with us because we will provide a wonderful concept that will help in your CDS examination. Thank you so much.